हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको आर ओ के लिए इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट दिया था, मैं 54 क्वेश्चन तक बताए थे जीएस के। ठीक, 54 के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आर ओ के लिए जीएस के क्वेश्चन। आपकी सीजीएल के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस है तो ये कॉमन है। ठीक, डेली देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा जब वायु और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः प्रदीप्त हो जाता है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देने का खुद कोशिश करिए। ऐसा तत्व का नाम बताना है जो वायु में, हवा में और अंधेरे में रखें तो अपने आप जल उठेगा। कौन सा वो तत्व है? वो है, देखिए, सफ़ेद फास्फोरस। ऑप्शन क्या होगा? बी आएगा आपका। भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारी जल भारत में कहाँ बनता है? ये बनता है आपको ट्राम्बे में। ट्राम्बे कहाँ? ये मुंबई में है, जहाँ भारी जल बोर्ड के द्वारा जल बनाया जाता है। मुंबई में ही भारी जल बोर्ड है ट्राम्बे। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? अर्धचालक का प्रतिरोध जब गर्म करेंगे तो ऑप्शन बी है आपका, घट जाएगा, घटता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया था। कहाँ देखा गया था पहली बार गुरुत्वीय तरंगों को? ये है आपका बी ऑप्शन, सितंबर 2015 में। नेक्स्ट है, कथन और कारण वाले। गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। इसका कारण है, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए में से परिवर्तित होता है। इसमें क्या होगा आपका? देखिए, इसमें ए और आर, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। गोल्डन राइस की जो प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी, इसके विषय में बताया गया है। किसानों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ये जो चावल का टेक्निक है, इसमें पीलापन जो चावल का होता है वो बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में, तो देखिए, भैंस के दूध में होती है वसा की मात्रा ए 7.2%। ठीक, फैट होता है 7.2%। इम्पॉर्टेंट है ये। विटामिन और उनके रासायनिक नाम बताने हैं। विटामिन बी1 का बोलते हैं थायमीन, इम्पॉर्टेंट है। विटामिन बी2 का क्या नाम होता है? विटामिन बी2 का नाम होता है रिबोफ्लेविन, 3 नंबर वाला। विटामिन बी3 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम पायराडॉक्सिन। विटामिन बी12 सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कोबालामाइन। ये है आपका। ठीक, इस प्रकार से उत्तर आपका हो जाएगा, सही कह रहे हैं, बी। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सभी विटामिन के रासायनिक नाम बी1, बी2, बी3 और बी12। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? पौधों की जड़ों का कौन सा काम नहीं है? जड़ों का काम पौधे को सहारा देना है, जल का अवशोषण है, पोषक तत्वों का अवशोषण है, और प्रकाश संश्लेषण जो है, ये क्रिया फोटोसिंथेसिस, ये जड़ों का काम नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट ये भी है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्राणी को 27 तत्वों की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसी तरह से पेड़ पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें 15 धातुएं हैं। ठीक, 15 धातुएं हैं, जिसमें इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी धातुएं, तत्व आवश्यक होते हैं मोस्ट? कौन कौन से इसमें, कौन कौन सी धातुएं इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, इसमें आपका, देखिए, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये ऐसी 15 धातुएं में हैं जो मानव शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये ठीक, ताम्र नहीं है इसमें, मेलोबैडिन नहीं है, मोलोब्लेनिरस इसमें भी नहीं है।
तो आपको इम्पोर्टेंट कौन कौन से मानव शरीर के लिए? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। निम्नलिखित में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि और पोषक तत्व प्रदान करता है? नए ऊतकों की वृद्धि और पोषक तत्व कौन सा आहार प्रदान करता है? यह सी, ठीक है। प्रोटीन पाया जाता है पनीर में। प्रोटीन शरीर में क्या करता है? नए ऊतकों का निर्माण और शरीर को पोषक तत्व देता है। नेक्स्ट बात करें तो आपको हार्ट अटैक का निम्नलिखित में संबंध नहीं है। हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है? सीने में दर्द है, पसीना व एवं जी मचलाना होता है, बाह में दर्द और झंझनाहट होती है हार्ट अटैक में। टांगों में दर्द नहीं पूछा गया है ना, नहीं। टांगों में दर्द जो है ना वो हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है, ठीक। अगला देखिए उरोस्थी, नेक्स्ट आपको हमने मैच कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होगा ऑप्शन आपका? इसमें डी होगा, ठीक। इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक रासायनिक आयुध का प्रयोग हुआ था, ठीक, रासायनिक गैस का प्रयोग हुआ था, वो कौन सी थी? तो देखिए वो हुई थी आपकी मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसके दौरान कौन? मस्टर्ड गैस का प्रयोग हुआ। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होती है? पीतल में भी है वो, कांस्य में भी है और जर्मन सिल्वर में भी है, कॉमन है। वो कौन सी धातु है? तांबा, देखिए है ना, तांबा। तांबा सब में होता है, पीतल में भी, कांसे में भी और सिल्वर में भी, ठीक, जर्मन सिल्वर में भी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान बनाने हेतु तो भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के कुल पूछा कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये हुए थे, देखिए आपके सी ऑप्शन, क्या 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक, भारतीय संविधान के। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में किसके लिए किए गए हैं? 5वीं और 6वीं अनुसूची का संबंध किससे है ये बताना है। पॉलिटी का प्रश्न है। देखिए 5वीं और 6वीं अनुसूची है ना, तो ये है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। 5वीं और 6वीं अनुसूची है। अगला है अनुच्छेद हैं और उनको बताना है संबंध। 323A देखिए प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। 324 किससे है? 324 निर्वाचन से संबंधित है। 330 किससे संबंधित है? 330 संबंधित है हमारा लोक सेवा आयोग के कार्य, ये देखिए ये आपका ऐसे आ जाएगा, लोक सेवा के कार्यों से। और डी ऑप्शन जो है आपका ये अनुच्छेद 320 है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण के लिए, अनुच्छेद 320, ठीक। तो सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। 323A है प्रशासनिक प्राधिकरण और 324 है निर्वाचन से संबंधित है, 330 है लोक सेवा आयोग के कार्य है, 320 है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों के आरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? जब संविधान लागू किया गया था तो संवैधानिक वस्तु स्थिति भारत कैसा देश था, किस प्रकार का देश था? देखिए भारत कैसा था? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जब 26 जनवरी 1950 था तो संविधान में इस चीज़ का वर्णन था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं।
ठीक, ये आता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा। इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक, शुरुआत में यही शब्द थे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्या है? कल्याणकारी राज्य क्या 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 उद्देश्य होता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना, ये किसका? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन। निम्नलिखित भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संघीय व्यवस्था से संबंधित में कौन सा कथन सही है बताना है आपको। 4 विकल्प दिए हुए हैं। देखिए क्या है, पहला क्या है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। सही है ये। एकात्मक झुकाव का इसमें सशक्त लक्षण है। ये भी सही है। ठीक है, एकात्मक झुकाव का। बाकी दोनों संघ और राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न है, ये नहीं सही है। विधायिका वित्तीय और न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के साथ विभाजित कर दी गई, नहीं की गई हैं। इसका मतलब 20 आपका सही है, 1 और 2। नेक्स्ट कथन कारण वाले हैं। देखिए, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। ठीक, बताया गया कथन में कि राजनीतिक दल जो हैं लोकतंत्र जो है भारत का, इसमें रक्त की तरह हैं। लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं। बिल्कुल खुद कोसते हैं, राजनीतिक दलों की बुराई क्या करते हैं। तो आपका क्या, ये तो सिंपल है। ए और आर दोनों सही है और ए और आर की सही व्याख्या करता है ऑप्शन ए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद ये कहा था जी आंस्टीन ने। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है भारतीय राजनीतिक पद्धति के विषय में? राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, ये सरकार नहीं है। देखिए, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति ये है, लेकिन डी नहीं है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार भारत में नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ बनाए थे? प्रारंभ में, शुरुआत में जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा किस संघ बताए गए थे, कितने शुरुआत में कितने संघ थे, कितने राज्य थे? देखिए, भारत में शुरुआत में जानते हैं 14 राज्य थे और 16 संघ थे। ये था एक नंबर ऑप्शन। ठीक, अगला है, राज्यों के निर्माण का क्रम बताना है। राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है। ठीक, तो देखिए, आपका हरियाणा जो है, हम आपको बता देते हैं हरियाणा कितना है। हरियाणा है 1966 में बना था हरियाणा राज्य। ठीक, और महाराष्ट्र बना था 1960 में। महाराष्ट्र 1960 में, एक एक का बता देते हैं आपको। और राजस्थान बना था 1956 में, 1956 में। ठीक, इस प्रकार के सही अवरोही क्रम जानते हैं, होगा सी। ठीक, पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, ये है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप हो गया? पहले संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार था, फिर संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया। तो कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा? देखिए, वो सी है, 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया, सी। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व किस तरह से अलग हैं? देखिए,
सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों को बदला जा सकता है, पता है ना आपको। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जैसे मूल अधिकार संपत्ति है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, संपत्ति रखने का मूल अधिकार। तो अब ये मौलिक अधिकार जो है इनको बदला जा सकता है, बल्कि नीति निषेध तत्व हैं उनको बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक सांसद और विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु संसद और विधानसभा का सदस्य जो है राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन क्या होगा उत्तर? देखिए आपका उत्तर होगा सी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसको अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, तभी वह राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए मान्य है। सी ऑप्शन। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों के निर्वाचित होने वाले राज्य के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? ठीक है, कौन संबंधित है इसमें? तो इसमें है आपका संबंधित है सी। सी है इसमें भी आपका आंसर। 7वां और 13वां। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? लोकसभा के 2 सदस्य किस राज्य से निर्वाचित होते हैं? तो ये है आपका त्रिपुरा। देख लीजिए, ए त्रिपुरा से 2 लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। बाकी जो है ना, मिजोरम से एक है, नागालैंड से एक है, सिक्किम से एक है, पूर्वोत्तर के राज्यों में। सामान्य बजट वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित है। ये आपका वित्त विधेयक को पारित करना डी है। हाँ, इसमें इस प्रश्न में विद्यार्थियों ऐसा है कि सामान्यतः वित्तीय विधान में चरण, अर्थात कि वित्त विधेयक प्रस्तुत करने में कौन कौन से चरण होते हैं। पहला चरण क्या है? देखिए इसमें पहला चरण होगा आपका कि बजट का प्रस्तुतिकरण, ये 1 नंबर। ठीक है, क्रम पूछा गया है एक्चुअली में। ठीक है, आप सीधा हमने पढ़ दिया, इसमें क्रम पूछा गया है। सबसे नंबर पे 1 होगा क्या? बजट का सबसे पहले बजट प्रस्तुत होता है। ठीक, उस पर बाद क्या होता है? बजट पे चर्चा होती है। ठीक है, फिर आपका विनियोग विधेयक को पारित करना 3 नंबर है। ठीक, इसमें लेखानुदान नहीं है। और 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे आपका वित्त विधेयक को पारित करना। ये क्रम होते हैं, किसी वित्त विधेयक को पारित करने में ये क्रम होते हैं। इसमें क्रम पूछा गया था विद्यार्थियों। तो देखिए आपने, लेखानुदान इसका भाग नहीं है। ठीक, तो क्रम क्या होगा? 1, 2, 3 और 5। ठीक है, 5 का मतलब ये 4 नहीं है। ठीक, चलिए ये होगा 1, 2, 3, 5। हम नेक्स्ट बताएंगे आपको। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? ठीक, सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है आज तक की उच्चतम न्यायालय द्वारा? तो ये बनी हुई है आपका गोलकनाथ केस के मामले में। गोलकनाथ केस के मामले में सबसे बड़ी खंडपीठ बनी है। अगला, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? राज्य का मामला है तो राज्यपाल द्वारा होती है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी, इसकी विशेषताएं पूछी गई हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए कृषि की प्रधानता है भारत में, ये तो है, 1 नंबर तो है। ठीक है, और क्या है दूसरा? दूसरा क्या है? उद्योगों की प्रधानता। उद्योगों की प्रधानता कहाँ है भारत में? उद्योगों की प्रधानता नहीं है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, भारत में न्यून प्रति व्यक्ति जो आय है वो कम है। वृहत बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी भी बहुत अधिक है। तो उद्योगों की प्रधानता छोड़ करके 1 और 3 और 4 है। 1, 3, 4 किस में दिया है? ये है भारत। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं।
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुख्य कारणों में भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है। भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है ना कि उसकी दर, तो वो धीमी है भारत में। इसका क्या कारण है? प्रति व्यक्ति आय धीमी है, इसका कारण देखिए क्या है, आपको बताने हैं। देखिए, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है, पूंजी और ये एक नंबर है आपका, उत्पाद का अनुपात ज़्यादा है। और क्या, जनसंख्या की ऊंची दर, ये भी है, अधिक जनसंख्या है तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि धीमी है, ठीक है। और नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की ऊंची दर, ये नहीं है आपका। वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर, ये भी नहीं है। तो क्या है, ए और दो, एक और दो, ऑप्शन एक और दो है आपका। उच्च पूंजी और उत्पाद अनुपात के कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय की दर जो धीमी है, और दूसरा है जनसंख्या का वृद्धि ऊंची दर। अगला क्या है, इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। देखिए, आर्थिक विकास किससे संबंधित है? आर्थिक विकास संबंधित है संरचनात्मक परिवर्तन से, ठीक है। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? आर्थिक वृद्धि संबंधित है सकल घरेलू उत्पाद से, सकल घरेलू उत्पाद से। संपोषित विकास किससे संबंधित है? संपोषित विकास ये संबंधित है पर्यावरण से आपका। इसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता किससे संबंधित है? ये है स्वास्थ्य से। इस प्रकार आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, विकास का जो भारतीय मॉडल है किसके हितों की रक्षा करता है? किसके हितों की रक्षा करता है जो भारत का विकास मॉडल है? देखिए, व्यक्ति के कि राज्य के कि दोनों के? सही बात कह रहे हैं आप। सी, व्यक्ति की भी रक्षा होगी और राज्य के जो हित हैं उसकी भी रक्षा होगी। ये भारत का विकास मॉडल है। नेक्स्ट क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? तो ये देखिए, उद्देश्य है आपका सी, इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, ठीक। योजना में निहित उपादान का भार कम करने के लिए जो है अनाज की कीमत बढ़ा दी जाती है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी किस वर्ष? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी कृषि मूल्य आयोग की स्थापना। कौन सी भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के इसमें उपक्रम बताना है कौन कौन से हैं। तो ये आपका देखिए, बामर लारी एंड कंपनी ये है, डेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये है, एजुकेशनल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ये है, यानी कि तीनों हैं ये आपकी। कथन दिए हैं तीन, बताना है कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। क्या है पहला, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जितने उद्योग हैं लाभदायक हैं, ठीक है। दूसरा कथन देखिए, रिपीट हो गया है यही बात, तो यही बात रिपीट कर गया है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, ठीक है। सार्वजनिक मतलब सरकारी, ठीक है। तो सभी उद्योग लाभदायक भी हैं, प्रॉफिट में हैं, और क्या है, नौकरियों की उसमें सुरक्षा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें एक दो तीन सही कह सकते हैं, तीनों, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो रिपीट है। नेक्स्ट देखिए, साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की जा सकती है? तो घाटे का बजट है तो इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा सकता है? देखेंगे, राजस्व व्यय को घटाना, हाँ एक नंबर तो है। राजस्व व्यय को घटा करके बजट को हम लेवल में ला सकते हैं। और नवीनीकरण योजनाओं को प्रारंभ करना, कैसे नई योजनाओं को नहीं शुरू करेंगे? नई योजनाओं को शुरू करेंगे तो पहले ही घाटे में है। और है सहायिका सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना, ये भी सही है। सब्सिडी है उस पर पुनर्विचार करना, सब्सिडी को ऐसा बनाना कि सरकार का बजट मेंटेन रहे, तो ये भी सही है, यानी कि। और आयात शुल्क को कम करना, ये भी नहीं है, 4 नंबर नहीं है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। क्या? 1 और 3 सी हो जाएगा आपका। 96 क्या हो जाएगा? सी। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति किस लिए की जाती है? ये की जाती है, देखिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्वों में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति होती है कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित हो सके। डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए,
पंचवर्षीय योजनाओं पर प्रश्न है। क्या है? पंचवर्षीय योजना दिया है, उनका काल बताना है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना आराम से निकाल लेंगे, 1951 से 1956 बी, पहले का दूसरा, ठीक। तृतीय पंचवर्षीय योजना तो ये है कि तीसरी है आपकी 1961 से 1966, ठीक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपकी 3 साल बाद शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ये 1967 नहीं, 1969 है यहाँ पर। 1969 से हमने बताया ना 3 साल बाद शुरू हुई थी, आपकी हो जाएगी 1974 के बीच में, ठीक। छठी पंचवर्षीय योजना ये शुरू थी 80 से 85 के बीच में। चलिए, कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा आपका? इसमें देखिए विकल्प आपका ना गलत दिए हुए हैं, ठीक। विकल्प जो मैच नहीं कर रहे हैं, तो जो हमने आपको बताया था आप ये करिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 दोबारा पढ़ दे रहे हैं। तृतीय जो शुरू हुई थी 1961 से 66, चतुर्थ शुरू हुई थी, ये देखिए आपकी 1969 से 74 के बीच में, और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1980 से 85 के बीच में, ठीक। अच्छा, निम्न को उनके कालानुक्रम को क्रमबद्ध कीजिए, इनको टाइम वाइज लगाना है, ठीक। तो इसमें देखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई थी 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई थी, और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था, ठीक। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ? तो ये अवमूल्यन हुआ था आपका 1949 में, 1949 में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, और भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? 1941 में। तो ये आपका सही विकल्प होगा आपका बी, ये बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक अप्रासंगिक है, मतलब अलग है। देखिए, सेंसेक्स, निफ्टी, BSI ये तो आपके संबंधित हैं शेयर बाजार से। सेप्स अलग है। सेप्स क्या है? सेप्स देखिए, भारत सरकार ने आर्थिक नीति के साथ इसको 1991 में अपनाया था। सेप्स एक आर्थिक नीति थी, ठीक है। तो डी अलग है आपका। प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं? प्लास्टिक मनी ये कहलाती है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? RBI का कौन सा काम नहीं है? देखिए, करेंसी का नियमन है, साख का नियमन है, देश में विदेशी विनिमय कोषों को रखवाली और प्रबंधन है। विदेशी व्यापार का नियमन जो है ये RBI के कार्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो बी विकल्प आपका सही है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन किस वर्ष में स्थापित हुआ? ये हुआ था आपके बी 1975 में, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, बी। किसके टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। दलहनी का उत्पादन सर्वाधिक है किस राज्य में? दलहनी फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? दालों का उत्पादन, तो ये होता है आपका कहाँ? उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में नहीं, राजस्थान में नहीं, कहाँ? MP में। मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों का उत्पादन सर्वाधिक है। अच्छा, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है? सी है आपकी सनई। सनई जो है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त है। सनई है, ढैंचा है, ये हरी खाद है, ठीक है। भारतीय कृषि का इतिहास ये पुस्तक किसने लिखी? भारतीय कृषि का इतिहास ये लिखी थी SM रंधावा ने, डी ऑप्शन। निम्न में गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरक उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? अच्छा, गेहूं की प्रजाति कौन जो है टेक्नोलॉजी ज़रा विकसित की गई है? ये की गई है आपकी बी, सोनारा 64 को डेवलप किया गया है गेहूं की प्रजाति को, बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ है? ये है आपका डी, शाहजहाँपुर में, ठीक। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, ठीक है, ये आपकी है शाहजहाँपुर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? ये हुई थी डी 1976 में,
संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में होते। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह को आचरित करती है? बहुविवाह कहाँ होता है? बहुविवाह जौनसारी में होता है। जौनसारी जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है और बहुपति प्रथा इसमें व्यापक है। पुरुष प्रधान समाज होता है, इसमें सबसे बड़ा भाई ढोगरा या प्रमुख होता है। ठीक, तो 2-3 जौनसारी के विषय में हमने आपको 2-3 बातें बता दी। बहुविवाह प्रचलित है, संयुक्त परिवार होते हैं और बड़े भाई को परिवार का मुखिया बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें क्या है। इसमें आपको बताना है कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र में देखिए क्या होता है, सोनभद्र चूना पत्थर के लिए प्रचलित है। इलाहाबाद में क्या चीज़ है, किसके लिए प्रचलित है? शीशा बालू के लिए। ललितपुर किसके लिए? ललितपुर तांबा। और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। तो इस तरह से आपका हो जाएगा उत्तर 16वें का डी। उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह में क्या नहीं है? चलिए मछलियाँ तो हैं, और क्या है उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्ह में? धनुष भी है, तीर भी है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाख नगरों की संख्या सर्वाधिक की भारत में कितनी है? ये सेंसस 2011 के अनुसार ये है 53। ठीक, 53 शहर। अब तो और बढ़ गए होंगे क्योंकि ये तो 10-12 साल पहले की जनगणना का आंकड़ा। बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, किस राज्य में है? देखिए हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक, हरियाणा में ये आपका लिंगानुपात है 879। 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात ये आपका बी, यानी कि 908 है। यूपी का 908 है लिंगानुपात। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? यूपी की साक्षरता दर देखिए, यूपी की साक्षरता दर है 67.7%। ठीक, पुरुषों की साक्षरता दर है यूपी में 77% और महिलाओं की है 57% 2011 के अनुसार। भारत की जनगणना 2011 सेंसस के प्रश्न हैं। भारत की जनगणना के अनुसार देश के 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है? 53 शहर हैं 10 लाख से अधिक, बताया था अभी हमने आपको। तो अंतिम स्थान पर उसमें हो जाएगा आपका कौन सा? कोटा है। मनोदर्पण पहल किस विभाग से संबंधित है? मनोदर्पण पहल ये है आपकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल है। ठीक है, ये मनोदर्पण पहल क्या है? ये है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कार्य करता है ये विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मनोदर्पण जो पहल है। नेक्स्ट है पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर इन अनसन वर्ल्ड। ये किसने लिखी थी पुस्तक? ये लिखी थी एस जयशंकर की पुस्तक है ये, द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसन वर्ल्ड। नेक्स्ट देखा, विश्व बैंक ने हाल ही में किस योजना के लिए $400 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? $400 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगले देखिए, हाल ही में किसके द्वारा करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा? देखिए नेशनल करियर सर्विस के द्वारा करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। तो चलिए प्रश्न स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रश्न बताए हमने आपको जीएस के। ठीक, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, देखते रहिए वीडियो, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे को भी, स्टूडेंट को भी शेयर करिए और हमारे चैनल को प्रमोट करिए। शेयर करिए, ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, डे नाइट क्लासेस नाम है,
यूपीपी की भी क्लासेस चलेंगी आपके यहाँ। और जैसे एग्ज़ाम भी हमने आपको आर ओ के लिए शुरू किया हुआ, ठीक है, हिंदी जीके करंट सब मिलेगा। बने रहिए चैनल पे।